राजनीतिक पहुंच वाले और प्रतिष्ठित व्यवसायिक घराने द्वारा एक क्या आवाज आ रही है? क्या आवाज आ रही है? एक बड़ी सी होटल का निर्माण का प्रारंभ किया गया। इस प्रकरण में पुरातत्व विभाग तथा केंद्रीय शासन ने पक्षकार के रूप में न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया, जिसमें यह सहायता चाही केंद्र सरकार और पुरातत्व विभाग ने कि घोषित प्राचीन स्मारक के सामने बनाई गई, निर्मित की गई उस बड़ी सी होटल को ध्वस्त कर दिया जाए। जब इस संबंध में मैंने प्रकरण का परीक्षण किया और विधि की जानकारी प्राप्त की, विधि का अध्ययन किया, तब मैंने पाया कि ये दोनों जो अधिनियम है उसमें एक बहुत सुंदर व्यवस्था है कि कोई भी प्राचीन स्मारक है उसके संरक्षण के लिए आवश्यक भी है वो कि इसकी 100 मीटर की परिधि में, मतलब घोषित प्राचीन स्मारक हो या अघोषित प्राचीन, उसके 100 मीटर की परिधि में कोई निर्माण कार्य कभी किया ही नहीं जा सकता, प्रतिबंधित है, टोटल प्रतिबंधित है, प्रोहिबिटेड है। लेकिन जो आगामी 100 मीटर के बाद की आगामी 300 मीटर की जो परिधि में जो क्षेत्र होता है उसके अंदर एक विशेष अनुमति, जो भी निर्माण हेतु जो संस्था रहती है निर्माण की अनुमति हेतु, उनसे अनुमति के पश्चात निर्माण कार्य किया जाता है। किंतु जो मेरे सामने विचारित मामला था उसके अंदर न केवल 100 मीटर की परिधि के अंदर निर्माण कार्य कर दिया गया था, अपितु 300 मीटर की परिधि में भी बिना अनुमति के निर्माण कार्य किया था। मीन्स प्रोहिबिटेड एरिया में भी कंस्ट्रक्शन कर दिया और जहां कंस्ट्रक्शन विद परमिशन किया जा सकता है तो वो परमिशन लिए बिना कर गया। इट मीन्स वो पूरा का पूरा निर्माण होटल का अवैध हुआ। अब जब मैंने इस पूरे मामले में परीक्षण किया, मतलब जो भी एविडेंस दोनों पक्षों ने पेश किया, चाहे वो अनुमति के संबंध में था, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के मतलब नक्शे वगैरह सब जो पास किए गए थे अवैध रूप से, सबका संबंध था, सबका परीक्षण किया। काफ़ी इसमें गवाह भी आए, सरकारी तौर पर भी आए। तब मैंने ये पाया कि वो पूरा निर्माण अवैध है और न केवल वो जजमेंट करते हुए उस निर्माण को अवैध घोषित किया, उसे ध्वस्त करने के आदेश भी मेरे द्वारा उस प्रकरण में पारित किए गए। और ये मैं बताना चाहूंगी कि मेरी पदस्थापना के दौरान 100 मीटर में किया गया प्रतिबंधित निर्माण कार्य पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया गया था। और जैसा कि सब जानते हैं कि न्यायाधीश एक स्थान पर केवल 3 साल तक रहते हैं और वो फाइल जो है बाद में सक्सेसर को चली जाती है। तो बाद में इस प्रकरण में क्या हुआ ये तो मैं नहीं बता सकती, किंतु प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय और कई राज्यों के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर ऐसे न्याय सिद्धांत विभिन्न प्रकरणों में पारित किए गए, जिनमें हमारी प्रथाएं, परंपराएं, सांस्कृतिक विरासत, धरोहर को सुरक्षित एवं संरक्षित करने के निर्देश प्राप्त हुए। जैसे अभी लेटेस्ट उदाहरण जैसे बोलेंगे कि वो जल्लीकट्टू पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया जो निर्णय है, जिसमें इस परंपरा को निरंतर रखने के निर्देश है। आपने ये भी सुना होगा कि ताजमहल के सामने भी एक बड़ा होटल बन रहा था, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप से रोका जा सका। इसी प्रकार नदियों के अंदर जो प्रदूषण होता है उसके संबंध में, जैसे मथुरा की एक फैक्ट्री है तो उसके अंदर जो प्रदूषण हो रहा था उसका प्रभाव ताजमहल पर हो रहा था, तो उस प्रदूषण को रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं निर्देश देके की गई। तो ये जो माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश हैं, ये इनके इमारतों के या जल प्रदूषण के ये संरक्षण के तहत बनाए गए अधिनियम के तहत ही दिए गए हैं। अभी तो सबसे वर्तमान में आपको जो लेटेस्ट चल रहा है मालूम होगा कि हमारा जो अयोध्या में राम जन्म के स्थान के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय हुआ, जिससे हमारी धार्मिक संस्कृति, हमारी धार्मिक विरासत को न केवल सुरक्षित किया गया, इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न न्यायालय में अभी भी प्रकरण जो लंबित है उनमें कार्रवाइयां हो रही हैं और ऐसी इमारतों को ध्वस्त भी किया जा रहा है जो अवैधानिक रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र में बन गई हैं या फिर बिना अनुमति के 300 वर्ग मीटर के अतिरिक्त क्षेत्र में बन गई है। विरासत के संरक्षण के लिए केवल प्राचीन स्मारकों का संरक्षण और रखरखाव ही सम्मिलित नहीं है, इसमें अन्य विद्या भी अन्य विरासतों को सुरक्षित करने के लिए अस्तित्व में है। इस संबंध में नदी वाला जल संरक्षण एवं कंट्रोल अधिनियम 1974 पर्यावरण की सुरक्षा, जल की सुरक्षा के लिए संरक्षण के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पर्यावरण अधिनियम 1986 आदि
अधिनियम बनाए गए हैं जो ये विरासत के संरक्षण के बनाए हुए कानून भी माने जाएंगे। इस संबंध में मैं साझा करना चाहूंगी कि वैसे तो वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस में पर्यावरण संरक्षण के संबंध में कई प्रस्ताव पारित हुए, लेकिन भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1984 में तब बना जब वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई तथा अत्यधिक जनहानि इस त्रासदी में होने के पश्चात पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत गठित बना, जिसके अंतर्गत गठित ट्रिब्यूनल द्वारा पर्यावरण को नष्ट करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अधिनियमित कानून के तहत सजा के प्रावधान के तहत सजा भी दी जाती है, आर्थिक दंड भी दिया आरोपित किया जाता है और पर्यावरण को नष्ट करने वाली कार्रवाई को रोके जाने के लिए इंजंक्शन बोले या निषेधाज्ञा भी जारी की जाती है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में जल प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में भी चर्चा हुई। इसके 2 वर्ष पश्चात भारत में जल संरक्षण और प्रदूषण कंट्रोल अधिनियम 1974 बना, जिसमें जल प्रदूषित किए जाने से बचाने के लिए न केवल अधिनियम बना, इसके तहत केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के अलग-अलग बोर्ड गठित हुए और इन दोनों बोर्ड के द्वारा सरकारों को इस संबंध में सलाह दी जाती है कि जल प्रदूषण को कैसे रोका जाए, कैसे बचाया जाए या जो हो चुका है उसको कैसे स्वच्छ किया जाए। इस संबंध में ये जो बोर्ड है राज्य का और केंद्र का, जो कि राज्य और केंद्र के नोटिफिकेशन द्वारा बनाया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष व 5 मेंबर होते हैं। तो इनके द्वारा प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में सूचना एकत्रित की जाती है, नियंत्रण की नीतियां बनाई जाती हैं, जल के प्रदूषण जो है उसको दूर करने के लिए स्थापित लैब के माध्यम से कैसे-कैसे प्रक्रियाएं अपनाकर जल को शुद्ध किया जा सकता है, जिससे आम जीवन में उसका उपयोग किया जा सके, ये सब बोर्ड द्वारा देखा जाता है। एवं इसके साथ ही जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड होता है वह ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई भी करता है जो जल में केमिकल आदि का मिश्रण कर जल को प्रदूषित करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, इसमें भी जैसे पर्यावरण में निषेधाज्ञा दी जा सकती है, सजा दी जा सकती है और दंड दिया जा सकता है, ऐसे इसमें भी सजा दी जा सकती है, जल प्रदूषण को रोकने के लिए निषेधाज्ञा प्रदान की जा सकती है एवं अदंड भी आरोपित किया जा सकता है। इसके संबंध में आप कुछ वर्ष पहले कहना चाहूंगी, यमुना नदी के प्रदूषण के संबंध में जो समाचार पत्रों में जो प्रकाशित हुए थे उसके बारे में सब जानते होंगे। विरासत स्थलों का जो संरक्षण है उसके संबंध में जैसे मैंने कहा कि इसमें हमारे जलचर, नभचर ये भी आते हैं। तो जनरली नदियों में मछलियों के शिकार के लिए कुछ लोग बम लगा देते हैं, तो मछली चाहिए 2 या अनुमति के बिना तो मछली भी नहीं ले सकते हैं जल में से, नदियों में से, और वहाँ बम लगा के कई मछलियों को मार दिया जाता है या कुछ केमिकल डालकर मार दिया जाता है, तो उसको रोकने के लिए कानून बना हुआ है। इसके साथ ही जानवरों के साथ क्रूरता न हो, क्योंकि वो भी हमारी विरासत है, तो उनके लिए भी पशु क्रूरता निवारण अधिनियम बना हुआ है। तो ये जो अधिनियम है ये हमारी विरासत को संरक्षण के लिए है। हमारे यहाँ जैसे मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर देना, ये भी एक तरह से विरासत का संरक्षण है। ये भी शासन की योजनाओं के तहत किया जाता है ताकि उसका शिकार कोई ना कर सके। और आपने चंबल में देखा होगा कि घड़ियाल की प्रजाति को बचाने के लिए मुरैना में एक संस्थान खोलकर घड़ियालों को बचाया जा रहा है। तो ये भी हमारी विरासत है जिसको सुरक्षित करने के लिए कानून बनाकर इस तरह उनका संरक्षण उनको प्रदान किया जा रहा है। विरासत स्थलों का संरक्षण इसलिए आवश्यक है कि वो पर्यटन की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा पर्यटन के द्वारा आय होती है सरकार की। पर्यटन के साथ साथ इसमें कुटीर उद्योग को भी सहायता मिलती है पर्यटन के साथ। तो ये जो आर्थिक दृष्टि से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसके साथ ही देश की पहचान है हमारी विरासत, हमारे गौरव का प्रतीक है, हमें विज्ञान एवं तकनीक की जानकारी देती है हमारी विरासतें। तो आज हमारे देश में प्राचीन स्मारक पे कई अतिक्रमण है, अवैध कब्जा है, जिसके संबंध में भारतीय संविधान में 42वां संशोधन वर्ष 1976 में पारित किया गया, जिसके तहत प्रत्येक नागरिक को का ये कर्तव्य माना गया है कि वो हमारी सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन धरोहर जो कि विरासत के रूप में का संरक्षण करें। तो मैं कहना चाहूंगी कि केवल कानून ही नहीं, हम भी प्राचीन विरासत का, हमारी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं उसको। विशेषकर मैं इस बारे में कहना चाहूँगी कि मैंने देखा है अधिकतर जब ये प्राचीन जो स्मारक होते हैं इनको देखने जाने का मौका पड़ता है, और इसको इसलिए देखना भी चाहिए क्योंकि जब हम इसका विजिट करते हैं
तो इसका विजिट करने में हमें अपना इतिहास मालूम होता है, उनका मुआयना करने पर हमारे अतीत के आईने दिखाई देते हैं, जिससे कई बार अचंभित होते हैं, कई बार बोलना चाहिए दिलचस्पी होती है इन सब में। अब यदि हम वहाँ जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि कुछ लोगों ने उस पर अपने नाम लिखने की कोशिश की है, तो ये उसको नष्ट करने का, उसको खराब करने का एक तरीका है। तो इसलिए 1976 में जो 42वां संशोधन हमारे संविधान में हुआ है, उसमें हमारे कर्तव्य के रूप में इसको अधिरोपित किया गया है कि हमारा ये कर्तव्य है कि हम ऐसे संस्थानों को सुरक्षित करें, संरक्षित करें और हम अपनी तरफ से ऐसा कोई कार्य न करें जिससे हमारे इन सांस्कृतिक धरोहर को, हमारी स्थापत्य कला की प्राचीन इमारतों को कोई भी नुकसान पहुंचाए। और मैं इतना कह के विराम करना चाहूँगी, क्योंकि वैसे तो बहुत बहुत अधिक विधियाँ इस संबंध में हैं। सब विधियों को इधर इस इतने समय में वो नहीं किया जा सकता परिभाषित, उसकी परिभाषाएँ बहुत लंबे चौड़े अधिनियम हैं, तो उसको पूर्ण रूप से नहीं बताया जा सकता है। लेकिन विशेषकर जो विशेष कानून थे 3-4 मैंने उनको डिस्कस किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैडम अग्रवाल बताने वाली हैं कौन से कानून हैं इसमें, कोरिया का मॉडल कौन सा है वो बताएंगी। तो मैं विराम चाहूंगी। नमस्कार। एक्शन ही नहीं हो रहा जी आगे मैडम। आवाज नहीं आ रही मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट कर देना ऐसे। थैंक यू सो मच शासन मैडम, आपने अपने फील्ड का नॉलेज हमारे छात्रों को दिया और विस्तृत रूप से आपने बताया कि कैसे कानून इसमें काम करते हैं। यहाँ मैं बताना चाहूंगी, जैसा मैम ने कहा कि कोरिया में एक कानून बना था, उसके अनुसार उन्होंने लोक संस्कृति और लोक शिल्प को बचाने के लिए काम किया था। उसमें उन्होंने 3 स्तर पर स्कॉलरशिप का प्रावधान किया था। एक, जैसे कोई बहुत बड़ा कलाकार अपन ले लो, जैसे कि तीजन बाई है ना, तीजन बाई जो नृत्य करती है, तो तीजन बाई के अंडर में मानो 10 प्रतिभागी होंगे और उन 10 प्रतिभागी के अंडर में 100 प्रतिभागी होंगे। तो तीजन बाई 10 को सिखाएगी और वो 10 100 को सिखाएंगे। तो एक होती है जूनियर फेलोशिप और एक होती है सीनियर फेलोशिप। तो इस तरह से संस्कृति जो है हमारी विलुप्त होती हुई संस्कृति को अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए का माध्यम उन्होंने इस तरह से बनाया कि विभिन्न स्टाइफंड और स्कॉलरशिप भी मिलती है और जो संस्कृति का जो पार्ट लोक संस्कृति का तीजन बाई के साथ खत्म हो जाता, उसको उन्होंने 100 लोगों तक पहुंचा दिया और ऐसी स्कॉलरशिप हमेशा चालू रहती है। तो ये कोरिया मॉडल जो है, इस मॉडल को अगर उपयोग में लाया जाए तो काफी हद तक हम विलुप्त होती संस्कृति को भी बचाएंगे और हमारी संस्कृति को हस्तांतरित भी करेंगे ताकि वो संस्कृति जीवित भी रह सके, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हम हस्तांतरित करने का काम कर सकेंगे। हम चाहते हैं कि आज विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको अपने एरिया में जो भी संस्कृति के चिन्ह मिलते हैं, चाहे वो मूर्त संस्कृति हो चाहे वो अमूर्त संस्कृति हो, उस पर छोटे छोटे वीडियो बनाया जाना चाहिए, छोटी छोटी क्लिपिंग बनाई जानी चाहिए और उनको प्रचारित प्रसारित किया जाना चाहिए। हमने एक छोटी सी कोशिश की है मंदसौर जिले के पर्यटन स्थलों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की। तो ये डॉक्यूमेंट्री आपको एक आधार प्रदान करेगी कि किस तरह से चीजों को सहेजा जा सकता है, किस तरह से अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो एक आपके सहयोग के लिए हमने ये डॉक्यूमेंट्री यहाँ प्रसारित करने का सोचा है। तो आप प्लीज इसे देखिए, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि अपने एक छोटे से क्षेत्र को लेकर कैसे हम उसका फिल्मांकन कर सकते हैं, कैसे उसकी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं और कैसे उसको दुनिया के सामने रख सकते हैं। राजेंद्र जी, मैं चाहूंगी कि वो शुरू करे डॉक्यूमेंट्री। मैडम, आपको भी अगर टाइम हो तो आप प्लीज इसे देखें। तो शायद आप तो मंदसौर में रही तो आप सब चीजों से परिचित हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्री हम शुरू करते हैं।
ये मैंने 6-7 साल पहले बनाई थी और YouTube पे अवेलेबल है ये डॉक्यूमेंट्री। आवाज नहीं आ रही है राजेंद्र जी, डॉक्यूमेंट्री की आवाज। तो बोलो तो उसको जरा बोलो, नहीं तो उनके मोबाइल पे चला ले इसको, उससे नहीं आ उपयोगी रहेगा। क्या क्या आपका एक यात्री वह देखता है जो उसे अनायास दिखाई देता है, जबकि एक पर्यटक वह सब देखता है जो कि वह देखने आता है। गिलबर्ट कीथ की इन पंक्तियों से यह सिद्ध होता है कि पर्यटन यद्यपि एक यात्रा होती है, किंतु यह यात्रा अलग अलग रुचि वाले व्यक्तियों द्वारा अपने अभीष्ट के सामीप्य सुख की अनुभूति होती है। इन विभिन्न रुचियों में मंदिर, गुफाएं, किले, मूर्तियां, चित्र, स्मारक, प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त स्थल इत्यादि प्रमुख है। इस दृष्टि से मंदसौर एक ऐसा जिला है जहां प्रत्येक आयु एवं रुचि के पर्यटकों के लिए कोई न कोई पर्यटन स्थल विद्यमान है। मंदसौर जिला पश्चिमी मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है। मालवा के पठार पर पश्चिमी रेलवे तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से यह देश के बड़े नगरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ के निकटतम हवाई अड्डे इंदौर एवं उदयपुर है। अफीम की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध इस नगर का प्राचीन नाम दशपुर है, जो गौरवमय इतिहास का धनी है। आदि मानव से लेकर वर्तमान के मानव की गतिविधियों के अवशेष यहाँ बिखरे पड़े हैं, जो यहाँ के मानव की सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अभिरुचि को अभिव्यक्त करते हैं। बंधु वर्मा के कुशल प्रशासन और वत्स भट्टी, वासुल और आर्यरक्षित जैसे विद्वजनों की गतिविधियों का साक्षी यह जिला वर्तमान में आर्थिक समृद्धि तथा शांतिपूर्ण वातावरण के लिए पहचाना जाता है। वैसे तो यहाँ अनेक शासकों ने शासन किया, किंतु बंधु वर्मा के काल में इस नगर की शांति, समृद्धि तथा गौरव में अधिक वृद्धि हुई, जिससे आकृष्ट होकर लाट प्रदेश अर्थात गुजरात से बुनकरों की एक श्रेणी यहाँ आई तथा एक विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। इसका उल्लेख बंधु वर्मा के अभिलेख में मिलता है। इस समय दशपुर में अत्यंत सुंदर, महीन एवं आकर्षक रेशमी वस्त्र बनने लगे थे। इन वस्त्रों की सुंदरता का वर्णन बंधु वर्मा के अभिलेख में किया गया है, जिसे भारतीय इतिहास में विज्ञापन का पहला उदाहरण माना गया है। वर्तमान में मंदसौर नगर की पहचान शिवना नदी के तट पर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर से है। इस मंदिर में स्थापित अष्टमुखी शिव की कलात्मक प्रतिमा सन 1940 में उदाजी नामक एक धोबी को शिवना नदी से प्राप्त हुई थी तथा सन 1961 में प्रत्यक्षानंद जी महाराज ने प्राण प्रतिष्ठा करके इसे पशुपतिनाथ महादेव नाम प्रदान किया। पशुपतिनाथ नाम की साम्यता के कारण इस प्रतिमा की तुलना नेपाल के पशुपतिनाथ से की जाती है, किंतु नेपाल स्थित प्रतिमा में 4 मुख उत्कीर्ण हैं, जबकि मंदसौर में स्थित यह प्रतिमा भिन्न भिन्न भावों को प्रकट करने वाले अष्टमुखों से युक्त होकर ऊपरी भाग से लिंगात्मक स्वरूप लिए हुए है। प्रतिमा के निर्माण काल के विषय में प्रामाणिक उल्लेख प्राप्त नहीं होता है, फिर भी विद्वानों का मानना है कि इस प्रतिमा का निर्माण काल गुप्त काल के आसपास रहा होगा, क्योंकि कालिदास ने अपने ग्रंथों के मंगलाचरण में अष्टमुखी शिव की आराधना की है। सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से यह प्रतिमा अपनी बनावट और भावाभिव्यक्ति में उत्कृष्ट प्रतिमा है। इसमें सत्यम शिवम सुंदरम के समन्वित स्वरूप की साकार अभिव्यक्ति हो रही है। अष्टमुखी प्रतिमा में जीवन की 4 अवस्थाएं
बाल्य, युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्था का सजीव चिंतन किया गया है। यदि हम पूर्व मुख को देखें तो वह जीवन के प्रभात अर्थात बाल्यावस्था का प्रतीक है। यह मुख बाल सुलभ सहजता, निश्चलता और चपलता को व्यंजित कर रहा है। घुंघराले बाल, सिर पर मोर पंख धारण किए, कानों में नाग नागिन का जोड़ा रूपी कुंडल पहने हुए शिव बालक सदृश प्रतीत होते हैं। दक्षिण मुख जीवन की युवावस्था का सूचक यह मुख श्रृंगार रस की अभिव्यंजना कर रहा है। इस मुख की केश सज्जा, मस्तक पर नाग शिशु व छोटा सा चंद्रमा बहुत ही कलात्मक ढंग से उत्कीर्ण है। मुख पर मुस्कान लिए सौंदर्य रस की अभिव्यंजना करता यह मुख अत्यंत आकर्षक है। पश्चिम मुख जीवन की प्रौढ़ावस्था का सूचक यह मुख वीर, रौद्र और भयानक तीनों रसों को प्रकट करता है। इसमें तृतीय नेत्र खुला हुआ है, शीश पर जटाजुटों का अभाव है, क्रुद्ध मुद्रा में होठ व नेत्रों का आकार अत्यंत मनोवैज्ञानिक तरीके से उत्कीर्ण है। उत्तर मुख जीवन की संध्या बेला अर्थात वृद्धावस्था का सूचक यह मुख शांत रस की अभिव्यंजना करता है। मस्तक पर नाग नागिन के जोड़े के मध्य ओम का उत्कीर्ण होना उल्लेखनीय है। इस प्रकार ये चार अवस्थाएं जीवन के चार पुरुषार्थ की सूचक मानी गई है। अतः यह प्रतिमा धार्मिक और आस्थावान पर्यटकों के साथ साथ कला प्रेमी पर्यटकों का भी मन मोह लेती है। धर्मराजेश्वर मंदिर ग्राम धमनार में स्थित धर्मराजेश्वर मंदिर को मंदसौर जिले के शैलोत्कीर्ण आदर्शों की उत्कृष्ट कृति कहा जा सकता है। 8वीं सदी में निर्मित इस मंदिर की तुलना एलोरा के कैलाश मंदिर से की जाती है, क्योंकि धर्मराजेश्वर मंदिर भी कैलाश मंदिर की भांति एकाश्म शैली में निर्मित है, जिसमें चट्टानों को खोखला करके गुफाएं बनाई जाती है तथा ठोस प्रस्तर शिला को देवालय में परिवर्तित किया जाता है। सुंदरता, विशालता और उत्कृष्टता लिए हुए यह मंदिर 54 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी तथा 9 मीटर गहरी एक शिला को तराश कर बनाया गया है, जो ऊपर से समतल दिखाई देती है। मध्य में एक बड़ा मंदिर है तथा मंदिर के चारों तरफ 7 अन्य मंदिर है। इस प्रकार यह मंदिर सप्तायन है। मुख्य मंदिर में बड़ा शिवलिंग स्थापित है। मंदिर की सुंदर तक्षण कला आगंतुकों को पत्थर में कविता का बोध कराती है। गुफाएं भारतीय शिल्पियों ने अपनी अनुभूति की प्रथम अभिव्यक्ति को प्राकृतिक गुफाओं और कंदराओं में किया है। ये गुफाएं मानव के आश्रय स्थल के साथ साथ उसकी धर्म, कला व सांस्कृतिक अभिरुचि की जानकारी भी प्रदान करती है। मंदसौर जिले में धर्मराजेश्वर, धानखेड़ी, गणेश मगरा, होलवी, विनायका, पोला डूंगर में अनेक बौद्ध गुफाएं विद्यमान हैं, जिनमें स्थित बुद्ध प्रतिमाएं चैत्य एवं स्तूप पर्यटकों एवं बौद्ध धर्म में रुचि रखने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र है। दुर्ग सदैव ही पर्यटकों को आकर्षित करते रहे हैं। मंदसौर जिले का हिंगलाजगढ़ दुर्ग भी अपने वास्तु वैभव की उत्कृष्टता से यहाँ आने वालों को मोहित कर देता है। यह वन्य दुर्ग प्राकृतिक सुषमा से युक्त तथा शक्ताकार अर्थात घोड़े की नाल के आकार में बना हुआ है। इनमें बड़ी व छोटी तोपें दागने के लिए 11 बुर्ज बनी है। दीवारों में बंदूक दागने के लिए 2100 खांचे बने हैं। चारों ओर गहरी खाई से घिरे दुर्ग के 4 दरवाजे हैं। वन्य क्षेत्र में स्थित इस दुर्ग के आसपास अनेक वन्य जीव भी देखे जा सकते हैं। कला
इस क्षेत्र की मूर्ति कला देश में ही नहीं वरन विदेशों में भी अपनी उत्कृष्टता के लिए पहचानी जाती है। हिंगलाजगढ़ से प्राप्त नंदी प्रतिमाओं ने क्रमशः फ्रांस व वाशिंगटन में आयोजित भारत महोत्सव में अपनी अनुपम कला की अमिट छाप दर्शकों पर अंकित की है। इंदौर, मंदसौर व भानपुरा स्थित संग्रहालय हिंगलाजगढ़ से प्राप्त प्रतिमाओं से सुसज्जित है। इन प्रतिमाओं का सृजन एक विशिष्ट शैली में हुआ है, जिसमें रूढ़ियों से हटकर सौंदर्यानुभूति को अभिव्यक्त करने की भावना से शिल्पांकन किया गया है। इस शैली को हिंगलाजगढ़ शैली कहा जाता है, जिसकी अपनी मौलिक विशेषताएं हैं। गोल चेहरा, ठुड्डी में उभार, भौहों, पलकों एवं नाक के अंकन में नुकीलापन प्रमुख है। यहाँ के शिल्पी को नारी रूप तराशने में अधिक सफलता मिली है। संभवतः मालवा की नारी शिल्पी का आदर्श रही है। हिंगलाजगढ़ की मूर्तियाँ असाधारण हैं और हिंगलाजगढ़ की घाटी में पल्लवित कला वैभव को शब्दों की सीमा में बांधना मुश्किल है। उसका आनंद तो पर्यटक साक्षात देखकर ही ले सकता है। सौंदनी स्तंभ और अभिलेखों में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए मंदसौर से 4 किलोमीटर दूर सौंदनी ग्राम में स्थित यशोधर्मन के स्तंभ हैं। इन स्तंभों को यशोधर्मन ने हूण आक्रमणकारी मिहिर कुल को पराजित करके बनवाया था। इसमें यशोधर्मन की वीरता एवं हूणों की पराजय का वर्णन है। कला की दृष्टि से भी इन स्तंभों में गुप्तकालीन स्तंभों की भांति स्तंभ, गलकुंभ, फलक, बोधिक अंकित है। स्तंभ पर अंकित सील अत्यंत आकर्षक है। इतिहास प्रेमी पर्यटकों को ये स्तंभ सुखद अनुभूति का बोध कराते हैं। संग्रहालय मंदसौर नगर का एक महत्वपूर्ण एवं दर्शनीय स्थल है। यशोधर्मन पुरातत्वीय संग्रहालय महू नीमच मार्ग पर पशुपतिनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर दूर स्थित यह संग्रहालय शिवना व चंबल नदी के किनारे पल्लवित संस्कृति के प्रतीक चिन्हों को प्रस्तुत कर रहा है। इस संग्रहालय में अलग अलग विथिकाएं बनी हैं, जिनमें शैव विथिका, वैष्णव विथिका, नायिका विथिका व जैन विथिका प्रमुख है। यहाँ प्रदर्शित कलाकृतियाँ उच्च कोटि की है। इस संग्रहालय में मंदसौर जिले के दर्शनीय स्थलों के छाया चित्र भी प्रदर्शित किए गए हैं। चित्रकला पर्यटक के मन में लीक से हटकर कुछ नया देखने की लालसा होती है। मंदसौर जिले में ऐसे 2 आकर्षक विद्यमान हैं, एक शैल चित्र और दूसरा भित्ति चित्र। मानव ने अपनी कला अभिरुचि को सर्वप्रथम चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया था। आदि मानव के आश्रय स्थल में से एक है चतुर्भुज नाथ नाला। यहाँ की चट्टानों पर मानव ने प्राकृतिक खनिज रंगों से अनेक चित्र बनाए हैं, जो तत्कालीन मानव जीवन के सभी पहलुओं को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। स्मारक मंदसौर जिले में स्थित स्मारकों की श्रृंखला में सर्वाधिक सुंदर स्मारक भानपुरा स्थित यशवंतराव होलकर की छतरी है, जो मराठा कालीन वास्तुशिल्प की एक अति उत्तम अभिव्यक्ति है। चारों ओर ऊंची दीवारों से घिरी इस छतरी की रचना एक दुर्ग के समान है। दीवारों पर बंदूकें दागने के खांचे व बुर्जियां बनी हैं। विशाल परिसर में निर्मित इस छतरी के गर्भगृह में यशवंतराव होलकर की संगमरमर की प्रतिमा स्थित है। प्रतिमा की दाढ़ी में लगा हीरा एवं छतरी का बाहरी भाग पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, जो अत्यंत सुंदर ढंग से निर्मित है। छतरी परिसर में संग्रहालय भी है। प्राकृतिक सौंदर्य प्राचीन स्मारकों से भरपूर इस जिले में आधुनिक तीर्थ स्थल गांधी सागर बांध भी विद्यमान है, जो प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है।
विज्ञान व तकनीक में रुचि रखने वालों के लिए विद्युत ग्रह देखने की व्यवस्था भी यहाँ है। सुंदर उद्यान में स्थित चंबल माता की प्रतिमा पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, जिसे प्रतीकात्मक रूप से राजस्थान व मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी के रूप में अंकित किया गया है। बरसात के मौसम में संपूर्ण जिले से पर्यटक यहाँ आते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त एक और स्थल है लदूना स्थित सेवा कुंज। विशाल झील के बीच एक मंदिर बना है जो सेवा कुंज के नाम से पुकारा जाता है। शहर के कोलाहल से दूर शांत, सुरम्य, प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त यह स्थान काफी अच्छा पर्यटन स्थल है। मालवा संस्कृति, मालवा की समृद्ध लोक संस्कृति यहाँ के जनजीवन में रची बसी है। मालवा के विभिन्न मेले, उत्सव, रीति रिवाज, त्योहार व हस्तकलाओं में मालवी संस्कृति जीवंत रूप में दिखाई देती है। मालवा की सुखद जलवायु, लोगों की सादगी, सहजता एवं उत्सव प्रियता मालवी संस्कृति की पहचान है। मालवी लोक जीवन, लोक साहित्य, लोक कथाएं ग्रामीण जनजीवन के सांस्कृतिक परिदृश्य को चित्रित करते हैं। परंपरागत सतरंगी वेशभूषा कलात्मकता और सौंदर्य बोध को व्यक्त करती है। राजस्थान से नजदीकी के कारण यहाँ के रहन सहन, खान पान में राजस्थान और मालवी संस्कृति का समन्वय देखने को मिलता है। मालवा के व्यंजनों में दाल बाफले, सेव, लड्डू, पोहे और भुट्टे के व्यंजनों का अपना अलग ही स्वाद है। त्योहारों के अवसर पर बनाए जाने वाले मांडने, संजा और परंपरागत आकृतियां यहाँ की लोक अंकन की अभिव्यक्ति करती है। मालवा के हस्तशिल्प की अनेक विधाएं भी यहाँ उपलब्ध हैं, जैसे बाघ प्रिंट, लाख की चूड़ियाँ और थेवा कला प्रमुख है। इस प्रकार मंदसौर जिले में उपलब्ध पुरातात्विक स्थलों एवं सांस्कृतिक संपदा में पर्यटन की असीम संभावनाएं निहित है। आवश्यकता है संस्कृति के इन प्रबल स्रोतों को संरक्षित एवं विकसित करने की, ताकि आने वाली पीढ़ी भी हमारी सांस्कृतिक समृद्धि के प्रति गौरव का अनुभव कर सके। अन्यथा ये पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्थल अनुश्रुति बनकर रह जाएंगे। आशा है इस डॉक्यूमेंट्री से एक नई सोच की शुरुआत होगी और यही इसकी सार्थकता होगी। धन्यवाद। उम्मीद है अपने अपने क्षेत्र की संस्कृति को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं और इसका एक डॉक्यूमेंटेशन इस तरह से किया जा सकता है। थैंक यू मैडम। अब अमन जी, हेलो। थैंक्स टू मैडम अग्रवाल, अमन जी और सभी जो इस पे जुड़े हैं, जो मुझे सिखाया और बोलने का अवसर दिया। मैं बोलने के लिए अच्छी वक्ता नहीं, पर बोलने का अवसर दिया। नहीं मैम, आपने बहुत अच्छा बोला है। आप वक्ता भी अच्छी है श्रोता के साथ।